सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं इस टॉपिक में। वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। और यहाँ से आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के जितने आयाम हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपने देखा होगा टाइम से बहुत क्वेश्चन आता है, समय से, कि इतना डिग्री वेस्ट में इतना बज रहा है तो इतना डिग्री ईस्ट में कितना बजेगा। आप देखिएगा अक्सर इस तरह का सवाल आता है डिग्री दे करके, या कोई जगह को दे करके देता है कि इस जगह पर सुबह में 5 बजे लोग चाय पी रहे हैं, तो फलाना जगह पर ये काम कर रहे हैं, तो ये काम जब वो कर रहे हैं तो कितना बज रहा है। खास करके यूपीएससी में इस तरह का सवाल आता है। तो आप देखिएगा एक तो टाइम से बहुत सवाल आता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को तो इसका बेसिक पार्ट को तो समझेंगे, फैक्ट्स को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ मैं आपको टाइम निकालना भी सिखाऊंगा कि कैसे टाइम निकाला जाता है, ताकि टाइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपका छूटे नहीं। आप देखिएगा यूपीएससी के एग्जाम में, पीसीएस में, एसएससी में, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वो भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज भी होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। कुछ स्टूडेंट का मैसेज भी था कि सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एक बार पढ़ा दीजिए, तो मुझे लगा कि चलिए इसका देखते हैं, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, जितना पार्ट में होगा, जितना पार्ट होगा इसका और जितना इसमें कॉन्सेप्ट होगा, सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, आराम से समझेंगे। और आप भी पूरा वीडियो देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। और इसका कॉन्सेप्ट भी इस तरीके से क्लियर रखिएगा कि इंटरव्यू में भी कभी किसी इंटरव्यू में अगर आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है तो आप कंफर्टेबल जोन में रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज आप समझिएगा, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। देखिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के ईस्ट से वेस्ट कुछ लाइन, एक रेखा खींचा गया है ना, और इसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, है ना। तो ये अक्षांश हो गया। पहला चीज आप दिमाग में रखिएगा, लैटिट्यूड का मतलब ये हो गया ईस्ट से वेस्ट, मतलब हॉरिजेंटल लाइन। और एक लाइन मैंने खींचा नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण, ये वर्टिकल लाइन हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। तो पहला चीज तो दिमाग में आप ये रखिएगा, ये जो लाइन हो गया ये हो गया लैटिट्यूड, ये जो लाइन हो गया ये हो गया क्या, लॉन्गिट्यूड। ये दिमाग में रहना चाहिए। ऐसे भी याद रहा, लॉन्ग है ना, लॉन्गिट्यूड, ऐसे जैसे भी आप याद करना चाहते हैं याद कर लीजिएगा। तो ये वाला होता है लैटिट्यूड, ये वाला हॉरिजेंटल, और वर्टिकल जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड। ये चीज क्लियर। अब पहला चीज ये समझना, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखा है। अर्थ में ये लाइन खींचा हुआ नहीं है, ये हम लोगों ने खींचा है अपने अध्ययन करने के लिए। तो ये लाइन खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हम लोग को सबसे पहले समझना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस लाइन का यूज कहाँ होगा, कैसे इसको हम लोग को, है ना, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, वो सब हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये लाइन क्यों खींचा गया। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग ये समझते हैं, ये जो लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन क्या है, हर एक डिग्री पे ये पैरेलल लैटिट्यूड लाइन खींचा गया, है ना। 1 डिग्री के अंदर भी है, लेकिन एक डिग्री पे हम लोग को अध्ययन करने के लिए, है ना, हम लोग खींचते। जैसे मान लीजिए ये जो लाइन बीचों बीच, जो अर्थ के बीचों बीच जो लाइन खींचा गया, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। अब देखिए, फिर मैंने मान लीजिए एक पैरेलल लाइन ऐसे करके खींच दिया, इसके ऊपर भी एक पैरेलल लाइन खींच दिया, ये भी पैरेलल लाइन खींच दिया। तो ऐसे करके क्या है, पूरे अर्थ में हमने पैरेलल लाइन खींच दिया। अगर इसको अगर आप पूरे अर्थ में देखोगे तो एक तो वृत्त बन जाएगा ही, है ना, लेकिन अभी हम लोग लाइन पे बात करें, लाइन से ही आप समझ जाइएगा। तो आप देखिए पैरेलल लाइन, तो 0 डिग्री से कितना लाइन खींचा गया, 1 डिग्री के अंतराल पर, यह सवाल पूछता है, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। ये पैरेलल लाइन खींचने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसी तरह साउथ में भी, है ना, ऐसे से पैरेलल लाइन खींचा गया। तो अब सवाल ये बनता है, ये पैरेलल लाइन जो खींचा जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है। देखिए, लैटिट्यूड लाइन से हम लोग को ये पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में या किसी देश में वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ का जलवायु क्या है, ये हम लोग को लैटिट्यूड लाइन से पता चलता है। तो लैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम किसी भी कंट्री का बात करेंगे तो हम ये बता देंगे कि वो कंट्री अगर नॉर्थ में है या साउथ में, या कितना लैटिट्यूड में, कितना डिग्री में है, तो आप उस कंट्री का लैटिट्यूड लाइन से बता दीजिएगा वो कंट्री ठंडा प्रदेश, मतलब ठंडा देश है, या फिर वो गर्म देश है, या फिर वहां पे ठंडा भी रहता है, गर्म भी रहता है। कैसा वो देश है या कैसा वो क्षेत्र है, आपको लैटिट्यूड से पता चल जाएगा। अभी जब आप लैटिट्यूड का क्लास अच्छे से कर लीजिएगा तो फिर
ये आप खुद बता दीजिएगा किस जगह पर, क्यों आप देखते होंगे कि इंडिया में कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, साउथ वाला जो क्षेत्र है वो ज्यादा ठंडा नहीं, वो गर्म है ना, वो गर्म क्षेत्र है। बीच वाला जो क्षेत्र है उसमें ठंडा गर्मी हर तरह का मौसम पड़ता है। तो ये जो मौसम आता है, क्लाइमेट जो चेंज होता है, या क्लाइमेट जो आप देखना अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है, इसका वजह क्या है, ये हम लोग को पता कैसे चलता है? ये पता चलता है हम लोग को लैटिट्यूड से, है ना। लैटिट्यूड से हम लोग पता कर लेते हैं, अच्छा ये गर्म कंट्री है, ये ठंडा कंट्री, ये क्लियर है, ये आपको भी अभी पता चल जाएगा। तो लैटिट्यूड से एक सबसे बड़ा चीज आपको क्या पता चल रहा है? क्लाइमेट, वातावरण, मौसम। तब आप बता पाएंगे कि यहाँ पे अच्छा एग्रीकल्चर होता है कि नहीं होता है यहाँ का, है ना। तो उस हिसाब से वहाँ का कल्चर डेवलप होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कल्चर जो होता है वो भी क्लाइमेट से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो कैसा क्लाइमेट है वैसा ही कल्चर आपका क्या होगा, ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये तो लैटिट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड से हम लोग क्या पता चलता है? लॉन्गिट्यूड जो है, देखिए मैं एक यहां पे छोटा सा बनाता हूं फिर से। लॉन्गिट्यूड जो है ना, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ, मैंने क्या बताया, नॉर्थ से साउथ। लेकिन नॉर्थ से साउथ ये पैरेलल लाइन नहीं है। लॉन्गिट्यूड इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ये लॉन्गिट्यूड, ये सब क्या है, ठीक है। देखिए इसको आप पोल मान लीजिए, है ना। अब देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड है इसमें आपने क्या देखा, अगर मैं एक 0 डिग्री लैटिट्यूड खींचूं लाइन यहां पे, अब आपने देखा ये पोल है, ध्रुव है, और ये इसको इक्वेटर कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे इसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, है ना, भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे जैसे ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड लाइन इक्वेटर के पास आ रहा है, वैसे इसका चौड़ाई क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ये पोल से इक्वेटर के पास आता है, इसका चौड़ाई क्या होते जाता है, इसका चौड़ाई बढ़ते जाता है। या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि जैसे जैसे इक्वेटर से 0 डिग्री से जैसे जैसे पोल की तरफ जाता है, इसका चौड़ाई क्या होने लगता है, घटने लगता है। इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, जबकि ये क्या है, पैरेलल आपको दिखता है, और ये आपको पैरेलल नहीं दिखता है। क्लियर है? अब सवाल ये बनता है कि ये भी तो एक काल्पनिक रेखा है, ये भी तो हमने खींचा है, तो ये काल्पनिक रेखा खींचने का क्या जरूरत है, लॉन्गिट्यूड लाइन का क्या आवश्यकता है, इसका क्या रोल है। लैटिट्यूड तो आपको एक चीज पता चल गया कि जलवायु के बारे में हम लोग को पता चलता है। देखिए लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और लॉन्गिट्यूड से हम लोग को पता चलता है टाइम का। जब हम कहते हैं कि इंडिया में इतना बज रहा है, अमेरिका में इतना बज रहा है, इंग्लैंड में इतना बज रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया में इतना बज रहा है, साउथ अफ्रीका में इतना बज रहा है, तो ये टाइम हमको कहां से पता चलता है, तो ये टाइम हमको इसी लॉन्गिट्यूड के अध्ययन से पता चलता है। तो लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम के लिए। तो एक तो टाइम, है ना, तो लॉन्गिट्यूड से आपको क्या पता चलता है, समय का। दूसरा चीज, लॉन्गिट्यूड से हम लोग को पता चलता है डेट का भी, है ना, और लॉन्गिट्यूड से टाइम के साथ साथ क्या, डेट, कि अमेरिका में क्या तारीख, आपने देखा होगा बहुत सारा कंट्री, जैसे मान लीजिए अभी यहां सुबह है, तो बहुत जगह कहीं पे क्या होगा, रात होगा, तो वहां पे डेट अलग होगा, यहां पे डेट अलग होगा। तो एक तो डेट के बारे में हम लोग को पता चलता, और एक क्या चीज के बारे में, टाइम। और यही मैं आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि ये सवाल बहुत पूछता आपके एग्जाम में, कि इस जगह पर इतना टाइम हो रहा है तो इस जगह पर कितना टाइम होगा। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, वो हम लोग आगे क्या करेंगे, बात करेंगे। पहले बेसिक चीज को हम लोग समझ लेते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला बेसिक चीज मैंने क्या बताया आपको, लैटिट्यूड से हम लोग को वहां के मौसम के बारे में पता चलता है कि गर्मी है कि ठंडा है। अभी जैसे अप्रैल महीना चल रहा है, तो अप्रैल महीना चल रहा है तो कौन कौन सा कंट्री ऐसा होगा जहां पे गर्मी होगा, या कौन कौन सा कंट्री ऐसा होगा जहां पे अप्रैल महीना में ठंडा होगा। दिसंबर महीने में कौन सा कंट्री ठंडा रहता है, कौन सा कंट्री गर्म रहता है, ये हमको पता कैसे चलता है, ये हमको लैटिट्यूड से पता चलता है। लेकिन किस जगह पर कितना बज रहा है, ये हमको किससे पता चलता है, तो किस जगह पर कितना बज रहा है ये हमको कहां से पता चलता है, ये हमको लॉन्गिट्यूड से पता चलता है। क्लियर है ना। तो लॉन्गिट्यूड से हम लोग टाइम डेट निकालते हैं, और लैटिट्यूड से हम लोग ये जलवायु के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा हम लोग एक एक करके पहले लैटिट्यूड को समझते हैं, फिर हम लोग लॉन्गिट्यूड में आते हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड में क्या है, मैंने आपको बताया
लैटिट्यूड लाइन ऐसे थोड़ी कि जैसे मैंने तैसे खींच दिया होगा, है ना, या कुछ भी, तो इसके पीछे कुछ कारण है। और क्या कारण है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग 3 रेखा का बात करते हैं। एक तो जो धरती के बीचों बीच खींचा गया है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। हिंदी में इसी को कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। तो अर्थ के बीचों बीच भूमध्य, है ना, भूमि के मध्य में जो खींचा गया रेखा है, इसको हम लोग कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये अर्थ के बीचों बीच हमने खींचा। एक लाइन आप सुने होंगे 23.5 डिग्री में, जैसे देखिएगा, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 0 डिग्री। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करते करते कितना मैं बोल रहा हूँ, 23 डिग्री। 23.5 डिग्री जो है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में इसको कहते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में कहते हैं मकर रेखा। क्लियर? तो एक हो गया आपका बीच में इक्वेटर, ऊपर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा। अब इसका क्या रोल है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। पहला चीज तो आप ये समझिए कि जो धरती के बीचों बीच जो लाइन हमने खींचा है, इक्वेटर जिसको हम लोग कहते हैं, इक्वेटर के ऊपर वाला क्षेत्र को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो आप ये बात याद रखिएगा, जो इक्वेटर है, इक्वेटर का जो नॉर्थ वाला 0 डिग्री के ऊपर वाला जितना क्षेत्र है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हिंदी में कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और 0 डिग्री के नीचे वाला जो क्षेत्र है, इसको हम लोग कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर, या इसी को हम लोग कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध हो गया ये, इसको गोलार्ध बोल रहे हैं। गोलार्ध के बीचों बीच हमने एक रेखा खींचा और उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। उत्तर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को उत्तरी गोलार्ध बोल रहे हैं, और नीचे वाला पार्ट को क्या बोल रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, है ना, ये मायने रखता है, ये जानना चाहिए आपको। तो कि 0 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री के नीचे वाला क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर। याद रख लिया? अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जलवायु के बारे में हम लोग को पता चलता है, किसी भी देश में कैसा जलवायु होगा, कैसा प्रदेश या कैसा वो देश है। उससे पहले एक चीज जान लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जब हम लोग बात कर रहे हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बात कर रहे हैं, तो ट्रॉपिक का मतलब होता है मुड़ना। मुड़ना मतलब क्या मुड़ जाता है यहां से, तो यहां से सनलाइट मुड़ जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सन है, सूरज है, और सूरज का रोशनी अर्थ में क्या हो रहा है, पड़ रहा है। अब देखिए, सन जो है, आपको पता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है, और जब अर्थ सूरज का चक्कर लगाता है तो अच्छा, अर्थ इसके साथ साथ अर्थ आपको पता है कि ये झुका हुआ है, तो अर्थ के पूरे क्षेत्र में सनलाइट, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पे सनलाइट डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता है। डायरेक्ट परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, डायरेक्ट लंबवत नहीं होता, मतलब डायरेक्ट रोशनी सूरज का नहीं पड़ता है अर्थ के बहुत सारे क्षेत्र में। तो सूरज का रोशनी डायरेक्ट कहां कहां पड़ता है, ये हम लोग को इस लैटिट्यूड से पता चलेगा। तो सूरज का रोशनी जहां जहां पड़ता है, तो आप ये बात याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, इसी बीच में सूरज का रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है। ऐसे तो उसका तिरछा रोशनी तो इसके ऊपर भी जाता है, इसके नीचे भी जाता है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट, है ना। जैसे मान लीजिए एक ग्लोब आप ले लीजिए, वहां पे टॉर्च चलाइए, तो टॉर्च का एक सीधा रोशनी पड़ रहा है कहीं, लेकिन कुछ रोशनी फैलकर इधर भी जा रहा है, कुछ रोशनी फैलकर इधर भी जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, डायरेक्ट परपेंडिकुलर है। डायरेक्ट रोशनी कहां पे पड़ रहा है, तो सूरज का जो रोशनी अर्थ पे पड़ता है, ये 23.5 डिग्री के ऊपर नहीं पड़ता है, और ये 23.5 डिग्री के नीचे नहीं पड़ता। ऐसे ये कहा कितना डिग्री तक है, 90 डिग्री तक है। पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। यहां भी कितना है, 90 डिग्री। तो आप समझना,
23.5 डिग्री तक ही सूरज का रोशनी लंबवत होता है। इसका मतलब 23.5 डिग्री के ऊपर जितना है, फिर 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26, 27, 28, 30, 40, है ना, ये सब कोई भी डिग्री में सूरज का रोशनी डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? तो अब देखिएगा, इससे हमको ये अंदाजा हो जाएगा कि किस जगह पर कहां ज्यादा गर्मी होगा, कहां ज्यादा ठंडा होगा। तो आप बताइए मुझे, ये जो क्षेत्र होगा, खास करके इक्वेटर वाला जो क्षेत्र मैं बोल रहा हूं, इक्वेटर वाला क्षेत्र आप बताइए गर्म जगह होगा या ठंडा है? यहां पे जो लोग निवास करते होंगे, यहां पे जो भी देश होगा, वो गर्म होगा कि ठंडा होगा? गर्म होगा, है ना, बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो यहां पे इक्वेटर के पास जो जो कंट्री या जो जो लोग निवास करते हैं, ये बहुत गर्म क्षेत्र होता है। इसलिए यहां के जो लोग हैं, उनका रंग जो होता है, उनका स्किन का कलर जो होगा, वो क्या होगा? डार्क होगा, है ना, वो ब्लैक होंगे। उनका बाल घुंघरेला होगा। गर्मी की वजह से बाल कैसा हो जाता है? घुंघरेला हो जाता है। तो देखिए, हमारा जो शरीर का बनावट है, हमारा जो रंग रूप है, वो बहुत हद तक क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। जेनेटिक्स पर डिपेंड तो करता ही, खासकर और ज्यादातर क्या है? क्लाइमेट पे, कि किस क्लाइमेट में आपका जन्म या आपके पूर्वज का जन्म हुआ है, उसी तरीके का आपका क्या होगा? आपका ढांचा होगा, आपका स्ट्रक्चर होगा बॉडी का। तो रंग काला होगा, होठ मोटा मोटा होता है, बाल घुंघरेला होता है। तो ये सब आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप क्रिकेट देखते होंगे, देखिए वेस्ट इंडीज के प्लेयर लोग, है ना, उनका भी जो क्षेत्र है वो इसी के आसपास का क्षेत्र है। तो वहां पे क्या होता है? रंग बहुत ज्यादा डार्क होता है। वजह क्या है? कि सूरज का तापमान लगभग 12 महीना यहां पे पड़ते रहता है डायरेक्ट। तो बहुत ज्यादा ताप, यहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। यही अगर आप 60-70 डिग्री का बात करें, अगर मान लीजिए मैं 60 डिग्री का बात कर रहा हूं, इस जगह पर, है ना, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, इस जगह पर जो लोग निवास करते होंगे, जो क्षेत्र होगा, वहां के लोग कैसे होंगे? तो यहाँ के लोग कैसे होंगे? यहाँ के इनका जो कलर होगा स्किन का, क्या होगा? वो गोरा होगा, बहुत ज्यादा वो वाइट होंगे, फेयर होंगे, है ना, और बहुत ज्यादा फेयर होंगे, है ना, होठ पतला पतला होगा, कद लंबा होगा। तो इस तरह का बहुत, है ना। तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग, इसलिए देखिएगा आपको इंग्लैंड के लोग अलग दिखेंगे, है ना, अफ्रीका के लोग अलग दिखेंगे, इंडिया के लोग अलग दिखेंगे, है ना। तो ये जो हमारा रंग रूप, कैसे हम समझ जाता है, अच्छा ये ऐसा क्षेत्र का, ये लगता है ठंडा प्रदेश का। बहुत ज्यादा कोई गोरा हम लोग को दिखता है, समझ जाता है ये ठंडा प्रदेश का होगा। बहुत ज्यादा कोई ब्लैक दिखता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि कोई, है ना, गर्म प्रदेश का होगा। तो ये हम लोग को पता चलता है कैसे? क्लाइमेट्स। क्लियर है? तो आपको मैंने बताया कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्या होता होगा? गर्म रहता होगा। यहां से जैसे जैसे सूरज का रोशनी ऊपर की तरफ जाता है, तो ये वाला प्रदेश क्या हो जाता है? ये भी प्रदेश गर्म हो जाएगा। तो यहां पे जब सूरज का रोशनी डायरेक्ट लंबवत होगा, तो यहां पे क्या होगा? ठंडा का मौसम होगा। और जब सूरज का रोशनी इस जगह पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे ठंडा का मौसम होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज का रोशनी है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास का जो क्षेत्र होगा, जो देश होगा, वहां पे तो गर्मी रहेगा। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का क्षेत्र क्या होगा? ठंडा होगा। और जब सूरज का लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का क्षेत्र क्या होगा? गर्म होगा, मतलब गर्मी का मौसम होगा उस समय इस जगह पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्षेत्र पे क्या होगा? ठंडा का मौसम होगा। अभी मैं आपको बताता हूं, इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, इक्वेटर जो है, यहां पे सूरज का रोशनी जो है, ये कब पड़ता है? तो इक्वेटर पे 2 बार, याद रखिएगा, साल में 2 बार इक्वेटर पर सूरज का रोशनी पड़ता है। कब का? एक तो ये पड़ता है 21 मार्च को। कब पड़ता है? 21 मार्च। और एक बार पड़ता है 22 या 23 सितंबर। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, मार्च के बाद सनलाइट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो जो क्षेत्र होगा 23.5 डिग्री के आसपास का और 0 डिग्री इस दोनों के बीच का, वो पूरा वहां पे क्या होगा? गर्मी का मौसम आना शुरू होगा। इसलिए देखिए, हमारा जो इंडिया है वो कहां पर है, और हमारा इंडिया, हमारे यहां अभी गर्मी का मौसम आ रहा है। मार्च के बाद क्या आता है? गर्मी आता है कि ठंडा आता है? तो गर्मी आता है। तो ये हमको कैसे पता चल रहा है? तो हमारे इंडिया का लैटिट्यूड से। अब एक चीज मैं आपको ये बताता हूं, मैं पूरा इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि इंडिया किस लैटिट्यूड में पड़ता, और एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। देखिए, इंडिया का लैटिट्यूड क्या है? भारत का जो लैटिट्यूड एरिया है, मेन लैंड का अगर हम लोग बात करें, वो है 8 डिग्री से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, है ना।
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री क्या है 6 मिनट। अब एक चीज समझना, अब मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि भारत, अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया का लैटिट्यूड एरिया आप बताइए, उसका क्षेत्र बताइए, और ऑप्शन देखिए कैसे दे रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं ऑप्शन क्या दे रहा है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा, फिर मैं इस पे आता हूं। मैं जो डेट बता रहा था उसको बताऊंगा आगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। अब एक क्वेश्चन आया 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। मान लीजिए एक ऑप्शन आपको ये दिया गया, एक ऑप्शन आपको ये दिया कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। क्लियर? अब जो लोग रटे होंगे वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, या फिर वो पहला ऑप्शन देखेंगे अरे हमने रटा है कि 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट, इसको टिक कर देंगे, दूसरा ऑप्शन ही नहीं पड़ेंगे, या फिर इस पे नजर गया तो इस पे टिक कर देंगे। हो सकता है उनका सवाल का जवाब क्या हो जाए, गलत हो जाए। आप सोचिए ये वाला ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है। मैं आपको 10 सेकंड का ब्रेक देता हूं, आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब दीजिए, फिर मैं इसका जवाब आपको देता हूं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जवाब अपना लिख लिया होगा या सोच लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं सही कौन सा है। तो याद रखिएगा ये वाला सही, ये वाला गलत है। याद रखिएगा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब बहुत लोग सोचते होंगे सर कैसे, देखिए मैं आपको फिर से चलिए मैं ये बनाकर आपको बताता हूं कैसे। ये 0 डिग्री है और ये मान लीजिए आप 23.5 डिग्री, ठीक है। इंडिया जो है ये 23.5 डिग्री नीचे का, इंडिया जो है वो यहां पर है, यहां पर है। इंडिया कहां पे है? तो इंडिया याद रखिएगा 8 डिग्री से इस जगह से शुरू होता है, ठीक, ये वाला क्षेत्र। तो ये 0 डिग्री है, तो 0 के बाद 1 डिग्री, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिग्री मेन लैंड जो इंडिया का, जो ये देखिए केरला वाला जो क्षेत्र, यहां पे 8 डिग्री से क्या हो रहा है, इंडिया शुरू हो रहा है। और जो ऊपर वाला क्षेत्र है, जो कश्मीर वाला, मान लीजिए कश्मीर है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहां तक जा रहा है, 37 डिग्री तक जा रहा है। कश्मीर लद्दाख जो अब बन गया है ना, तो 37 डिग्री तक अब क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आप समझना भारत जो है ये 8 डिग्री से 37 डिग्री तक क्या है, फैला हुआ, बीच में 23.5 डिग्री। इसका मतलब इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गुजरता है कि नहीं गुजरता है? बिल्कुल गुजरता है, क्योंकि भारत जो है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री शुरू। अब देखिएगा इंडिया का ये दक्षिण वाला पार्ट है ना, इंडिया का ये साउथ वाला पार्ट है, और ये वाला क्या है, नॉर्थ वाला पार्ट है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने इसको गलत कैसे कर दिया, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लैटिट्यूड तो है, ये साउथ से, और ये वाला नॉर्थ है, तो यही तो सही होगा ना कि 8 डिग्री 4 मिनट साउथ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो नहीं, ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? चलिए मैं तर्क के आधार पर आपको बताता हूं। अगर कभी एग्जाम में या कभी इंटरव्यू में आपसे पूछते तो आप बता देना। देखिए मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। याद रखिएगा 0 डिग्री के, इसलिए मैंने आपको उस समय बोला था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 0 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र नॉर्दर्न, और 0 डिग्री के नीचे वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। याद रखिएगा जो भी कंट्री 0 डिग्री के ऊपर है उसको हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड में ही काउंट करते हैं, भले उस
कंट्री का दक्षिण छोर अलग होगा, उत्तरी छोर अलग होगा, लेकिन चूंकि इंडिया जो है ये 0 डिग्री के नीचे में नहीं है, इंडिया का अंश जो है वो 0 डिग्री के नीचे में नहीं है, इसलिए हम लोग इंडिया 8 डिग्री से शुरू होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इंडिया का है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहां पे हम कहेंगे कि इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। क्यों मैं उत्तर बोल रहा हूं, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है, इंडिया मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 0 डिग्री के ऊपर वाला क्षेत्र में। तो आप क्या बोलिएगा, इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि नॉर्थ लैटिट्यूड हम लोग क्यों बोल रहे हैं, अगर इंडिया 1 डिग्री से भी शुरू होता तो भी हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर है। तो हम लोग कहेंगे इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये नॉर्थ लैटिट्यूड से, इसका जो दक्षिणी छोर है वो भी नॉर्थ लैटिट्यूड में और उत्तरी छोर भी कहाँ है, नॉर्थ लैटिट्यूड में है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। मेरे ख्याल से कि आपको समझ में आता होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप क्वेश्चन जरूर करिएगा। मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्लियर है। तो क्यों इंडिया को हम लोग साउथ वाला पार्ट को भी नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं यहां पे क्योंकि यहां पे नॉर्थ साउथ हम लोग इंडिया के आधार पर नहीं देख रहे हैं, यहां पे नॉर्थ साउथ हम लोग पूरा अर्थ के आधार पर देख रहे हैं, और अर्थ के बीचों बीच जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो भी क्षेत्र होगा उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ही बोलेंगे। अब देखिए मेरा एक सवाल, अगर इंडिया ऐसे रहता, मान लीजिए इंडिया ऐसे रहता, अब देखिए इसका कुछ अंश साउदर्न हेमिस्फीयर में रहता और ऊपर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी इसका अंश रहता, तब हम लोग क्या लिखते हैं, तब हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि 8 डिग्री यहां का साउदर्न हेमिस्फीयर का 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया शुरू होता है, तब हम कहते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए दक्षिणी अक्षांश में। तो 8 डिग्री 4 मिनट साउदर्न हेमिस्फीयर से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तब हम लिखते हैं इंडिया में साउथ नॉर्थ। आप ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो जो भी कंट्री इस तरीके से होगा कि 0 डिग्री के ऊपर भी है, 0 डिग्री के नीचे भी है, तो उस कंट्री का जो लैटिट्यूड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा साउथ वाला भी पार्ट और नॉर्थ वाला भी पार्ट। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडिया में आप कभी भी साउथ लैटिट्यूड यूज नहीं करिएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, इसलिए हम लोग वहां पे नॉर्थ लैटिट्यूड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्लियर है। तो ये क्या होगा, ये सही, ये समझ में आया। तो अब देखिए आप एक चीज बताइए, इंडिया में इसलिए देखिएगा जो 37 डिग्री 36 डिग्री 35 डिग्री ये वाला जो क्षेत्र होगा, कश्मीर लद्दाख ये वाला जो क्षेत्र है, उत्तराखंड, ये सब कैसा क्षेत्र है, ये सब ठंडा क्षेत्र है, ये बर्फीला क्षेत्र है। क्यों, क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट परपेंडिकुलर कहां तक होता है, 23.5 डिग्री तक ही होता है। तो सूरज का रोशनी सालों भर इसी के बीच क्या होते रहता है, इसी के बीच घूमते रहता है, डायरेक्ट, है ना। मतलब सूरज का रोशनी ना ही इसके ऊपर डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है, ना ही इसके नीचे डायरेक्ट परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इंडिया में उत्तरी क्षेत्र जो कश्मीर के लद्दाख वाला क्षेत्र वो ठंडा क्षेत्र आपको मिलता है, और जो साउथ वाला क्षेत्र है वो गर्म प्रदेश। देखिएगा ठंड के समय में भी वो ज्यादा ठंडा आपको साउथ में नहीं देखने को मिलता है। इसका वजह क्या है, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत नजदीक है ना, 8 डिग्री के आसपास है, तो ये इक्वेटर के बहुत नजदीक है। क्लियर है। अब देखिएगा इंडिया में मैंने आपको बताया कि, अब मैं एक फिर से बना देता हूं एक, अब इसको आप समझ लीजिए। जैसे ये अर्थ, ये मैंने बोला ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 डिग्री, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया 23.5 डिग्री। अब मैंने आपको बोला कि 21 मार्च को सनलाइट परपेंडिकुलर होता है 0 डिग्री पे। अब आपको याद क्या रखना है, ये डेट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा। 21 जून को ये परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को ये परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा। इसके अलावा 22 या 23 सितंबर को ये परपेंडिकुलर होता है 0 डिग्री। इसका मतलब देखिएगा साल में एक बार ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होता है और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। लेकिन
इक्वेटर पर ये 2 बार परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए कैसे आपको याद रखना है। मैं एक फॉर्मूला बनाया याद रखने का, वो आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक महीना में 8 डिग्री आपको क्या करना है, जोड़ना है हर महीना, या फिर आप 8 डिग्री जब सनलाइट शिफ्ट होगा उसमें एक महीना जोड़ दीजिए। देखिए ये खेल क्या है, 0 डिग्री है तो 0 में मैंने क्या बोला 8, तो 8 डिग्री में एक महीना आपको जोड़ना है। मतलब जब अप्रैल का महीना आ जाएगा तो वो 8 डिग्री में आ जाएगा सनलाइट। क्लियर? 8 में फिर से 8 जोड़िए, कितना हो जाएगा 16। 16 में देखिए आप समझते चलिएगा इसको, मैं क्या बता रहा हूं। मार्च 0 डिग्री पे मार्च है, मार्च मैंने 0 डिग्री पे 8 जोड़ा, क्या हो गया अप्रैल। क्लियर है? 8 में 8 जोड़ा क्या हो गया 16 डिग्री, और 16 में 8 जोड़ूंगा तो 24 डिग्री, तो 24 को आप 23.5 डिग्री को 24 ही मान के चलिए। क्लियर है? अब देखिए मार्च के महीने में 0 डिग्री पर परपेंडिकुलर है, 8 डिग्री पर अप्रैल के महीने में, 16 डिग्री पे कब आ जाएगा, किस महीने में, मई के महीने। मैंने आपको क्या बताया, हर 8 डिग्री में एक महीना आपको जोड़ते जाना। क्लियर? या हर महीना में 8 डिग्री आपको जोड़ते जाना। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई और फिर जून। देखिए आ गया ना, मैं भी आपको पूरा पृथ्वी घुमा देता हूं ऐसे ही। देखिए मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब बताइए जून, अब अगला महीना क्या आएगा, जुलाई। तो क्या हम इस 24 में 8 जोड़ के 32 कर देंगे? 32 डिग्री में, मतलब जुलाई के महीने में 32 डिग्री पे रहेगा सनलाइट परपेंडिकुलर? नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सूरज का रोशनी यहां से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, और जब यहां से ये मुड़ जाएगा तो इसका मतलब 8 डिग्री आप नीचे कर दीजिएगा तो ये किस पे आ जाएगा, ये 16 डिग्री, 8 डिग्री, क्योंकि यहां से सनलाइट मुड़ जाता है। इसका मतलब जून के बाद जुलाई में, जैसे आपने देखा मई के महीने में 16 डिग्री में है, तो जुलाई के महीने में लगभग किस में होगा, 16 डिग्री। फिर से एक महीना अगस्त के महीने में फिर से लगभग 8 डिग्री के आसपास, और देखिए सितंबर में फिर से 0 डिग्री आ गया ना। तो आपने क्या देखा, मार्च के महीने में 0 डिग्री, अप्रैल के महीने में 8 डिग्री में अप्रैल, फिर मई 16 डिग्री, और फिर जून 23.5 डिग्री, फिर जुलाई 16 डिग्री, अगस्त और फिर सितंबर। अब बताइए सितंबर के बाद अक्टूबर, तो अक्टूबर यहां पे आ जाएगा, यहां का 8 डिग्री में अक्टूबर, फिर 16 डिग्री में आप बताइए नवंबर, और देखिए 23.5 डिग्री में फिर से दिसंबर। अब इसके नीचे सनलाइट तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट परपेंडिकुलर होगा नहीं, फिर से ऊपर, तो फिर हम कहेंगे दिसंबर यहां हो गया, फिर 16 डिग्री में जनवरी, 8 डिग्री में फरवरी, और फिर मार्च। ये मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। तो आपने क्या देखा 12 महीना, कि मार्च के महीने में परपेंडिकुलर है, तो हर महीने क्या बोला, हर एक महीने में 8 डिग्री आपको जोड़ते जाना है। अप्रैल महीने में 8 डिग्री पे, मई महीने में 16 डिग्री पे। तो आप बस दिमाग लगाइए कि जो भी कंट्री इस क्षेत्र में होगा, जैसे हम लोग इंडिया का अगर हम लोग बात करें, ये इंडिया है, तो आप मुझे बताइए ये जो इंडिया है, तो इस क्षेत्र में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब क्या होगा, पूरा गर्म क्षेत्र, गर्म महीना होगा, यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगा, है ना। और ये चीज आपको समझ में आएगा मॉनसून में भी, है ना। मॉनसून अगर आपको समझना तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, कब सूरज कहां पे परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, मार्च, अप्रैल, मई, है ना, मार्च के बाद से चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट परपेंडिकुलर होने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, ये गर्म प्रदेश हो जाता है, पूरा गर्म क्षेत्र हो जाता है। और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पे क्या होने लगता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जब सनलाइट शिफ्ट होता है, इसलिए हमारे यहां क्या होता है, सितंबर के बाद धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाता है। और देखिए दिसंबर, जनवरी आते आते बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जैसे मई, जून आते आते बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है इंडिया में, वैसे दिसंबर, जनवरी आते आते क्या हो जाता है। तो आप मुझे बताइए इस जगह पे जो कंट्री होगा, उसके यहां इस कंट्री में गर्मी का मौसम कब होगा, क्या मई जून में होगा? नहीं, इस कंट्री में मई जून में क्या होगा, ठंडा होगा। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया, तो उसके यहां, इसके यहां गर्मी कब होगा, इसके यहां गर्मी होगा नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, ये इसका गर्मी का मौसम होगा, जब हमारे यहां ठंडा होता है। अब देखिएगा सनलाइट चूंकि इस क्षेत्र में जब परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हम कहते हैं ना कि 21 जून जो होता है, ये भारत में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और छोटी रात, मतलब रात छोटा होता है और दिन क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन आप समझना, वही 21 जून को इस यहां पे जो कंट्री है,
उसके लिए क्या दिन बड़ा होगा? नहीं, क्योंकि सनलाइट तो यहां परपेंडिकुलर है ना, इसके लिए दिन क्या होगा? इसके लिए दिन छोटा होगा, रात बड़ा। जैसे 22 दिसंबर को हमारे यहां क्या होता है? सबसे लंबी रात, इतनी लंबी रात की कटती नहीं रात, और दिन क्या होता? छोटा होता है। तो 22 दिसंबर को देखिए बहुत जल्दी शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, देखना बहुत जल्दी। तो वहां पे शाम क्या होता है? जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सनलाइट यहां परपेंडिकुलर है, इंडिया से थोड़ा बहुत दूर है, इसलिए इंडिया में ठंडा का मौसम रहता है। और क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा दिन कौन हो गया? 21 जून। और सबसे छोटी रात कौन हो गया? 21 जून। और सबसे बड़ा रात 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। यहां पे 0 डिग्री के पास इक्वेटर जो है, यहां पे 12 महीना दिन और रात लगभग क्या होता है? बराबर ही होता है। यहां पे आपको दिन और रात बराबर ही दिखे। हाँ, एक खास बात और यह है कि इक्वेटर के पास एक चीज क्या होता है? हर 2-3 बजे के बाद, इक्वेटर का मैं बात करूं, हर 2-3 बजे के बाद बारिश होता है। इतना ताप हो जाता है कि बारिश होता है। तापांतर आपको ज्यादा 0 डिग्री पे नहीं देखने को मिलेगा, ताप में अंतर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तापांतर इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दिन और रात का तापमान लगभग एक ही जैसा हो जाता है, ताप में बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, इसी इक्वेटर के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बहुत कम हो जाता है। तो 0 डिग्री के पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो इसलिए देखिएगा जितना ये जो उड़ान भरा जाता है, जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, जो सैटेलाइट को लेकर के उड़ान भरता है, तो आप एक चीज देखिएगा, लॉन्च व्हीकल ज्यादातर जो उसका जो स्पेस सेंटर होता है, वो स्पेस सेंटर 0 डिग्री के आसपास ही कोई कंट्री बनाना चाहेगा। इसलिए हमारा भी जो स्पेस सेंटर है, आप देखिए सतीश धवन, ये सब, तो ये कहाँ है? साउथ में। क्योंकि 0 डिग्री के आसपास रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा, तो उड़ान भरने में क्या होगा? सुविधा होगा, तो वो ज्यादा खिंचाव नहीं आएगा, है ना। तो ये सब यहाँ पे आपको, है ना, ये लैटिट्यूड लाइन से देखिए कितना कुछ पता आप लोग को चल रहा है, बहुत कुछ इसमें है जो आपको पता चल रहा है। क्लियर ये चीज, है ना। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, इसका नाम भी है, जैसे 21 जून जो है उसको हम लोग समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, 22 दिसंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। इसी को हिंदी में कहते हैं कर्क संक्रांति। 21 जून को, 22 दिसंबर को क्या होता है? मकर संक्रांति। अब कुछ लोग बोलिए सर मकर संक्रांति तो 14 जनवरी या 15 जनवरी को होता है। तो 14-15 जनवरी को जो मकर संक्रांति होता है उसका अलग कारण है। यहां पे मकर रेखा पर परपेंडिकुलर होता है सनलाइट, इसलिए इसको हम लोग मकर संक्रांति बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। यहां से चेंज होता है ना। क्लियर इसे? तो 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, और 21 मार्च के बाद तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। ये क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, 21 मार्च और 22-23 सितंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विनॉक्स बोलते हैं, है ना। इसको इक्विनॉक्स हिंदी में विषुव बोला जाता है, विषुव। क्लियर है? तो चलिए, ये हो गया एक बेसिक, है ना, लैटिट्यूड का मैंने आपको बेसिक चीज बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैटिट्यूड का और भी फैक्ट्स और ये सब देखेंगे, फिर लॉन्गिट्यूड में आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कैसे निकाला जाता है, डेट कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज हम लोग फिर आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू सो मच।